डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। आप पढ़ रहे हैं बेटा 11वीं की फिजिक्स। कल आपने पढ़ा था एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। कल आपने जो गति के समीकरण करे थे बेटा वो ग्राफीय विधि से करे थे। आज आप उन्हीं समीकरणों को करोगे कलन विधि से। कलन का मतलब अवकलन विधि से करोगे आप, ठीक है। हम जानते हैं त्वरण A बराबर होता है dv/dt। ये बेटा आपने पीछे जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था वहां ये पढ़ाया था कि अगर वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। हम जानते हैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। तो त्वरण A बराबर dv/dt। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि dv बराबर a dt, ठीक है। यहां पर मैं प्रारंभिक व अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर मैं दोनों पक्षों का समाकलन कर रहा हूं, इधर का भी कर रहा हूं और इधर का भी कर रहा हूं। मैंने LHS का भी समाकलन किया, RHS का भी समाकलन किया, लेकिन समाकलन करते समय जैसे मैं ये कह रहा हूं कि प्रारंभिक और अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन करूंगा। प्रारंभिक और अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन का क्या मतलब है कि ये v के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ये t समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। आप सोच के बताइए, प्रारंभिक समय में वेग, प्रारंभ में जो वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, u कहते हैं, और अंत में जो वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो यहाँ जो समाकलन होगा वो u व v के मध्य होगा, ठीक है। ऐसे ही ये समय t है। समय में भी आप देखो, प्रारंभ में समय क्या होता है, अंत में क्या होता है। प्रारंभ का जो समय होता है उसे 0 लेते हैं और अंत का जो समय होता है उसे t लेते हैं। सबसे पहले ये बात समझो, आप जो पढ़ रहे हो बेटा उसका टॉपिक है एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। आप जो पढ़ रहे हो उसका माने एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। A बराबर यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण A बराबर dv/dt। तो dv बराबर क्या हो गया, a dt हो गया। अब प्रारंभिक और अंतिम सीमाओं के मध्य समाकलन कर दो। ये प्रारंभिक और अंतिम के बीच में, प्रारंभिक और अंतिम का मतलब जैसे वेग के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है u, अंतिम वेग v, समाकलन 0 और ये t। यहाँ पर समाकलन करूंगा। समाकलन से पहले मैं थोड़ी सी बात बताऊं आपको कि देखो, एक सबसे पहली बात कि अगर समाकलन dx हो तो इसका समाकलन x होता है। ये समाकलन के बेसिक सूत्र मैंने पढ़ाया था, एक बार और बता दे रहा हूँ आपको कि यदि समाकलन dx हो तो इसका मान x होता है। दूसरी बात, अगर समाकलन में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, फिर समाकलन करते हैं। तीसरी बात, यदि समाकलन में लिमिट a से b की हो और fx का समाकलन करें जिसका उत्तर हमारा gx आए तो पहले हम उसे इस तरह से लिखते हैं, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है, ठीक है। फिर मैं x की जगह एक बार अपर लिमिट लगाता हूँ, माइनस एक बार लोअर लिमिट लगाई जाती है। यहाँ ये 3 समाकलन के नियम है जो आपके उपयोग में आएंगे बेटा। जिन बच्चों ने समाकलन थोड़ा कम पढ़ा हो वो इसे देख लें एक बार। समाकलन के लिए क्या है बेटा कि समाकलन dx अगर होगा तो उसका मान x होगा। समाकलन m dx है, या m कोई कांस्टेंट मानना हो तो कांस्टेंट हमेशा समाकलन के बाहर आएगा। अगर समाकलन इस तरह से है तो इसकी ये जो a है वो लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। x का आंसर हुआ gx, एक बार लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो x की जगह b और ये, तो ये इस तरह से इसके समाकलन होंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इनके समाकलन करो तो समाकलन dv का समाकलन क्या हो गया, v, लिमिट लगी आपकी u से v की, a बाहर आ गया, लिमिट 0 से t की, और ये आपका dt। इसमें लिमिट लगा दी तो ये आपका बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस यू, a बाहर है, dt का समाकलन t और लिमिट 0 से t की।
dt का समाकलन t और लिमिट 0 से t की v माइनस यू बराबर a ब्रैकेट में t माइनस 0, v माइनस यू बराबर क्या हो गया at और v बराबर आपका आ गया u प्लस at और यह है गति का प्रथम समीकरण है। इसके नीचे आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, यह है गति का प्रथम समीकरण है। एक बार दोबारा देख लो बेटा इसे, ये आपका गति का पहला समीकरण है। आपने शुरुआत कहां से की, आपने कहा हम जानते हैं कि वेग का समय के सापेक्ष अपकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है, तो dv बराबर a dt। प्रारंभिक और अंतिम सीमाओं के मध्य आपने दोनों पक्षों का समाकलन करा, ये हो गया आपका। इसे एक बार देखो बेटा अच्छे से और नोट करो, एक बार देखो इसे नोट करो, फिर हम दूसरे समीकरण को करेंगे बेटा। अब आप देखो बेटा गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। इसके लिए हम जानते हैं विस्थापन का दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन वेग को व्यक्त करता है। v बराबर ds बटे dt, यहां पर ds बराबर v dt, ठीक है। लेकिन v बराबर आपने पढ़ा भी u प्लस ए टी, तो ds बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी डी टी। अब हम प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन करेंगे। प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन करने पर समाकलन ds समाकलन u प्लस ए टी डी टी। प्रारंभ में दूरी 0, अंत में दूरी है, प्रारंभ में समय 0, अंत में समय t। दोबारा देखो एक बार, गति के दूसरे समीकरण को निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन वेग को व्यक्त करता है, ये हम जानते हैं पहले से। तो v बराबर क्या हो गया ds बटे dt, मैंने लिख दिया ds बराबर v dt। मैं दोनों v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, v का ये मान लगा दिया बेटा, v का ये मान लग गया। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में। इसका समाकलन ये रहा, इसका समाकलन ये रहा। इसका समाकलन, प्रारंभिक दूरी कितनी होती है 0, अंतिम दूरी है s। प्रारंभ में समय कितना होगा 0, अंत में समय कितना होगा t, ठीक है। अब ds का समाकलन करोगे तो उत्तर क्या आएगा s, लिमिट आ गई 0 से s की। यहाँ पर ये दो पद हैं और आप जानते हो अगर दो पद हैं तो समाकलन करते हुए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। समाकलन करते हुए हम क्या करते हैं, दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं। ये अलग अलग कर दिया आपने, यहाँ लिमिट लगाई तो s माइनस 0, ये u बाहर आ जाएगा 0 से t dt, a बाहर आ गया 0 से t dt, ठीक है बेटा। ये जो u और a बाहर आए हैं तो आप जानते हो, मैंने अभी आपको बताया था जब हम समाकलन करते हैं जो नियत राशियां होती हैं वो समाकलन के बाहर आ जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया था जो नियत राशियां होती हैं वो समाकलन के बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ u नियत है वो बाहर आ गया, a नियत है वो आपका बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका s बराबर u dt की लिमिट t 0 से t, इसका क्या हो जाएगा बेटा t 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, लिमिट 0 से t।
आपको ध्यान होगा ये, अगर ये सूत्र ध्यान ना हो तो देखो मैं आपको अलग से बताऊं बेटा, समाकलन x टू द पावर n dx बराबर होता है x टू द पावर n+1 बटे n+1। दोबारा देखो बेटा, समाकलन x टू द पावर n dx बराबर होता है x टू द पावर n+1 बटे n+1। तो यहाँ t के ऊपर जो पावर है वो 1 की है, तो ये क्या हो गया 1+1 बटे 1+1। यहाँ लिमिट लगाता हूँ तो s बराबर u, लिमिट लग गई t-0, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट प्लस a, ये आपका हो गया t² बटे 2, लिमिट 0 से t की। ठीक है, अब हम लिमिट लगाएंगे तो ये s बराबर क्या हो गया ut प्लस a, t की जगह एक बार t तो t² बटे 2 माइनस t की जगह 0 का स्क्वायर बटे 2, तो s बराबर आपका आ गया ut प्लस हाफ 8t²। ये आपका गति का दूसरा समीकरण है, ये आपका बेटा गति का दूसरा समीकरण है। दोबारा देखो एक बार, आप लेके चले थे कि दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन वेग को व्यक्त करता है तो v बराबर ds बटे dt। यहाँ से आपने ds का मान निकाला, वो क्या है v dt, लेकिन v का मान क्या होता है u प्लस at, तो ds बराबर ये आपका हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। यहाँ दो पद हैं जोड़ में, तो हमने क्या किया, दोनों पदों को अलग अलग कर लिया, दो पद हैं जोड़ में, दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, इनके समाकलन कर दिए, ये आपका उत्तर है। समाकलन के लिए नियम ये है। ठीक है, और आप इसके नीचे लिख दोगे ये है गति का दूसरा समीकरण। ऐसे करो बेटा, इसके बाद फिर अभी तीसरा समीकरण कराते हैं। एक बार बेटा दोबारा देख लो, यहां से ये आपका ये हो गया, दोनों अलग अलग कर दिए। u कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, 0 से t dt वो आपका ये रहा। यहाँ पर a त्वरण नियत है, a बाहर आ गया, 0 से t dt। इसका समाकलन करने के लिए मैंने अभी आपको जो सूत्र बताया था कि अगर मैं dx का समाकलन करूं तो उत्तर x होगा, तो dt का क्या होगा t, लिमिट जो लगी है 0 से t वो ये रही आपकी, a ये बाहर आ गया, t के ऊपर जब कोई पावर नहीं है तो कितना हो गया 1, और पावर वाले को हल करने का तरीका ये रहा, x टू द पावर n dx बराबर n+1 बटे n+1। तो t के ऊपर क्या हो गया 1+1 बटे 1+1, 0 से t, ये आपका क्या हो गया t-0, ये t² बाई 2, 0 से t। ठीक है, तो s बराबर ut प्लस हाफ। अब इसमें लिमिट खोलोगे तो t की जगह एक बार t² बटे 2, भाई एक बार अपर लिमिट लगाएंगे बेटा, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट पूरा खोल दोगे तो ये तो 0 हो गया। और कोई दिक्कत बेटा? बेटा इसके बाद अब आप देखो गति का तीसरा समीकरण। गति के तीसरे समीकरण के लिए हम जानते हैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण होता है। a बराबर आपने ये पढ़ा है बेटा dv बटे dt। a बराबर आपने ये पढ़ा है dv बटे dt। हम इसमें ds का गुणा और ds का भाग कर देते हैं। हम इस RHS में ds का गुणा और ds का भाग कर देते हैं। इसे भाग करने के बाद थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखता हूं मैं इसे d, ये जो ds है इसे आगे ds ओवर dt लिख देता हूं, और ये मैंने लिख दिया dv ओवर ds। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं ds बटे dt हमारा v होता है, तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर v
डी वी बटे डी एस, मैं इसे लिख सकता हूं ए डी एस बराबर वी डी वी। अब हम फिर से प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन करने पर, इनके मध्य समाकलन करो तो समाकलन ए डी एस बराबर समाकलन वी डी वी। एस के लिए लिमिट 0 से एस, इसके लिए लिमिट u से v। ये आपका बाहर आ जाएगा, यहां आपका बेटा ये आपका क्या है, देखो यहां पर v का समाकलन v के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए हमें v का मान रखने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले में क्या था कि v का समाकलन t के सापेक्ष हो रहा था, इसलिए आपने वहां पर v का मान रखा था। यहाँ पर v का समाकलन dv इसके सापेक्ष हो रहा है, इसलिए इसमें मान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ds का समाकलन आपका हो जाएगा s, v का समाकलन आपका हो जाएगा v 1 + 1 अपॉन 1 + 1। वही आपने अभी जो सूत्र पढ़ा था x⁴n वाला, उससे तो ये आपका हो जाएगा s - 0 और ये हो जाएगा v² बटे 2 लिमिट u से v की। एक बार इसमें लोअर अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगा दी, ये हो गया। यहां से 1/2 कॉमन, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2as बराबर v² - c², तो ये v² बराबर हो जाएगा u² + 2as। और ये है आपका गति का तीसरा समीकरण, ये आपका बेटा तीसरा समीकरण। दोबारा देखो एक बार, तीसरे समीकरण के लिए आप जो पहले समीकरण के लिए लेके चले थे वही लेके चलते हैं कि वेग का समय के सापेक्ष अपलन त्वरण होता है a बराबर dv बटे dt। मैंने इसके RHS में ds का गुणा और ds का भाग करा, दोनों का गुणा भाग कर दिया, तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैंने इसे थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिया, तो ये हो गया ds बटे dt dv बटे ds। ds बटे dt क्या हो गया आपका v, वेग। इस ds को मैं इधर ले आया, अब प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन कर दिया। जो s के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, s प्रारंभ में 0 और अंत में s, वेग प्रारंभ में u और अंत में v। ठीक है, अब यहां से ये a बाहर आ गया, 0 से s ds, और ये ds का समाकलन s 0 से s, इसका समाकलन v 1 + 1 बटे 1 + 1 लिमिट u से v की जगह s की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह एक बार अपर, ये आपका v² / 2 हो गया, एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट, 1/2 कॉमन, ये 2 उधर पहुंचा, तो ये आपका है गति का तीसरा समीकरण। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कल आपने ग्राफीय विधि से गति के समीकरण करे थे, आज ये कलन विधि से गति के समीकरण करें, इन्हें नोट करो बेटा।